हे गाइस, हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम सोल्व कर रहे थे जून 2020 नेट इकोनॉमिक्स का पेपर। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं और आज हम इसका 4th पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 61 क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, आर्थिक दृष्टि से कर निर्धारण प्रणाली वह है जिसमें उत्कृष्ट या न्यूनतम बुरे आर्थिक प्रभाव हो। ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डाल्टन द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार आय का संतुलन स्तर क्या होगा? यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है हमें। सी यानी कंजम्पशन दिया हुआ है, टी यानी टैक्स दिया हुआ है, आय आय मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है y = C+I+G। ठीक है, अब हमारे पास सी दिया हुआ है, सी में ये यहाँ पे दिया हुआ है वाई डी जो है इसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम होता है किसके इक्वल? y - टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम इन सब की वैल्यू जो है वो पुट करके हम और टैक्स जो है वो माइनस करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 500 के इक्वल आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके आप इसको निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की वृद्धि दर जिसमें जनसंख्या प्रति वर्ष प्रति हजार की दर से बढ़ती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों द्वारा मुद्राधारिता या होल्डिंग मनी की जो लागत है वो किसके इक्वल होती है? ठीक है, तो सबसे पहला कथन कहता है कि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की जो वास्तविक कीमत है उसकी हानि, मुद्रा की वास्तविक कीमत की हानि होल्डिंग मनी में, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बचत पर मिलने वाले ब्याज की हानि, ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम जब मुद्रा अपने पास रखते हैं, बचत पर मिलने वाला ब्याज, यानी कि कोई भी मुद्रा है, ठीक है, कोई भी बचत करते हैं उस पर जो ब्याज मिलने वाला है उसकी हानि हो सकती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी नहीं करने के कारण जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, यानी कि वो पहले सस्ती है बाद में महंगी भी हो सकती है। ठीक है, उस चीज़ की हानि हो सकती है। अन्य परिसंपत्तियों को न रखने के कारण प्रतिफल का दावा छोड़ना, ये बिल्कुल सही है। यानी बी सी एंड डी इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय की परिवहन लागत प्रभावित करती है, यानी कि परिवहन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो किसको प्रभावित करती है? ठीक है, सबसे पहले है व्यवसाय के पैटर्न को, बिल्कुल सही है। व्यवसाय करने योग्य और व्यवसाय नहीं करने योग्य सामानों के बीच सीमा को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। वैश्विक जो ग्लोबल हमारी सप्लाई श्रृंखला है, सीरीज है, उसको प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। व्यवसाय नहीं करने योग्य सामानों की सीमा को, ये गलत हो जाएगा, नहीं करने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए बी सी तीनों ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बाजार की असफलता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बाजार की जो असफलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एक्सटर्नलिटीज के कारण होती है, बिल्कुल सही है। निजी वस्तुओं के कारण होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी एंड डी। वैसे इसमें एक सी भी इंक्लूड हो सकता है, बाजार शक्ति जो है उसके कारण भी मार्केट फेलियर हो सकता है। ठीक है, आंसर की में इसके दो दो ऑप्शन जो है आई थिंक राइट दिए हुए हैं। एक्सटर्नलिटीज एंड निजी वस्तुएं, यानी इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी एंड डी इसमें बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेच ऑफ द फॉलोइंग है, कार्ल मार्क्स की जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत जो है, मतलब कार्ल मार्क्स ने जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कितने चरण बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। कार्ल मार्क्स ने कितने चरण बताए हैं? 4 बताए हैं। फिर है ब्लेकर का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, ये इसमें कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। ठीक है, जनसंख्या यानी डेमोग्राफी डिविडेंड जो ये यूनिट है, इससे इस बार कई क्वेश्चन आए हैं। ब्लैकर से ही सेकंड क्वेश्चन आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग में। ठीक है,
नेक्स्ट है लेंड्री का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। लेंड्री का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत ये क्या है, इसमें दिए गए हैं थ्री थ्री चरण, ठीक है, यानी 3 चरण दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है प्रोफेसर सिग्विक्स का आदर्श जनसंख्या सिद्धांत। तो ये क्या है, स्थिर व्याख्या स्टैटिक सिद्धांत, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित समृद्धि अर्थशास्त्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कालक्रमानुसार हम व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले सुम्पीटर आता है, ठीक है। सुम्पीटर 1939 में अपनी सिद्धांत देता है, ठीक है। उसके बाद हेरोडोमर का आता है 1954 के आसपास, ठीक है। उसके बाद आता है रोस्टोव का 1961 के पास, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है सोलो का 1967 या इसके बाद में आई थिंक आता है। एग्जैक्ट सोलो का मेरे को याद नहीं है कि इन्होंने अपना मॉडल जो है वो कौन से ईयर में दिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है दो परिवर्ती घटकों के बीच कौन सा संबंध विद्यमान है यदि प्रकीर्ण आरेख यानी स्केटर डायग्राम पर संगत सारे बिंदु जो है वो बाएं से दाएं और ऊपर जाने की ओर एक सीधी रेखा प्रतीत होते हैं, ठीक है। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऊपर जाने की मतलब इस तरह से, ठीक है। ये तो फिर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध, ठीक है, यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है। सबसे पहले अवमूल्यन की सफलता के लिए मार्शल लर्नर शर्त को पूरा किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और मार्शल क्या बताता है कि एक्सपोर्ट प्लस जो इंपोर्ट है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अवमूल्यन से निर्यात महंगा और आयात सस्ता होता है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोई भी कंट्री जो है वो अपने करेंसी का अवमूल्यन या डिवेल्यूशन करती है तो उसका जो निर्यात है वो सस्ता हो जाता है और जो आयात है वो महंगा हो जाता है, ठीक है। ये उल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री रूडी डॉन बुश द्वारा प्रतिपादित विनिमय दर में अत्यधिक वृद्धि का प्रतिमान ये तथ्य स्थापित कहता है कि, यानी कि जो डॉन बुश द्वारा जो प्रतिपादित विनिमय दर है उसमें अत्यधिक वृद्धि का प्रतिमान क्या, कौन से फैक्ट जो है उस पर आधारित है। तो ये इसमें क्या बताता है, जो स्थिर कीमतें और अस्थिर कीमतें, अस्थिर विनिमय दर है उसके बीच में क्या है, संबंध बताता है, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q इक्वल टू 100 पर कुल राजस्व यानी टोटल रेवेन्यू जो है वो ये दिया हुआ है 1400 Q माइनस 6Q², ठीक है। और टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास 1500 प्लस 80Q। Q की वैल्यू हमें दे रखी है 100, ठीक है। तो हमें बताना है निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, MR ग्रेटर देन MC है या MC इक्वल टू 80 है, ठीक है। तो इसको निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले TR हमें दिया हुआ है तो हम MR निकाल लेते हैं। MR हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या है, डेरिवेटिव करेंगे। ये कितना आ जाएगा 1400 माइनस 12Q, Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 को जब 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, यानी MR की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 200, ठीक है। और TR हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉरी TC है, MC हम यहाँ से निकाल सकते हैं। MC कैसे निकालेंगे, MC इक्वल टू 80, ठीक है। तो इसका मतलब MR क्या है हमारा 200 है और MC कितना है 80 है। इसका मतलब जो MR है वो ग्रेटर देन MC है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी MR जो है वो ग्रेटर देन MC है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है चेम्बरलिन द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, लघु समूह मॉडल, बिल्कुल सही है। स्वीजी ने कौन सा दिया था, किंग डिमांड कर्व दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेकल वर्ग ने इनका है प्रतिक्रिया रिएक्शन कर्व बताता है। ये अपने जो ओलिगोपोली मॉडल दिया स्टेकल वर्ग ने उसमें प्रतिक्रिया वर्ग का डिफाइन करता है।
फेलनर का है मूल्य नेतृत्व मॉडल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि पर किसी देश की सर्वाधिक बाध्यकारी बाधाओं की पहचान करने के लिए निर्णय मुक्त ढांचे को कहा जाता है। निर्णय मुक्त जो ढांचा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृद्धि निदानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है, अंतःप्रविधि वृद्धि सिद्धांतों के प्रवर्तक जो हैं वो ये सुझाव देते हैं कि मानव पूंजी, नवाचार यानी इनोवेशन और ज्ञान के क्षेत्र में निवेश से क्या है, अधिक विकास होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव पूंजी, नवाचार एवं ज्ञान के क्षेत्र में निवेश करने से निवेश पर ह्रासमान प्रतिफल जो है वो कम होता है। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों कथन सही है। ठीक है, जब हम जो ह्यूमन कैपिटल है, इनोवेशन है, नॉलेज है, इन पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो आर्थिक विकास क्या है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और इससे हमारे पास यानी कि लॉस होने की जो चांसेस हैं वो कम रहता है। ठीक है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिदर्श आकार 400 का प्रतिदर्श माध्य कितना है? 99 है। फिर पॉपुलेशन मीन 100 दिया हुआ है। स्टैटिक की परिकलित मान जो है वो -2.5 दिया हुआ है, और हमें बताना है मानक विचलन बताना है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे जब मानक विचलन का, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा कि मैं मानता हूं कि विनिवेश का उद्देश्य आम आदमी, उपभोक्ता तथा निवेशक को लाभ पहुंचाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना और एकाधिकार समाप्त करना है। ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा ये कथन कहे गए थे। नेक्स्ट है, यदि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जो इस प्रकार दिया हुआ है, क्योंकि कॉलम 2 के सभी अवयव एलिमेंट शून्य हैं तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। ये जो कॉलम है, सेकंड कॉलम जो है ये क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ऑब्वियस है कि 0 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, इसकी सब मैट्रिक लेते हैं 5 0 1 0। ठीक है, इनके आर पर गुणा करेंगे तो ये क्या है, 0 के इक्वल आता रहेगा, फिर 0 के इक्वल आता रहेगा। ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लाप्लेस विस्तार किसी भी पंक्ति अथवा कॉलम के साथ निर्धारक या डिटर्मिनेंट के मूल्यांकन की अनुमति देता है। बिल्कुल जो है ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिबिंजकी सिद्धांत क्या बताता है, व्यापार शर्तों पर वृद्धि का प्रभाव बताता है। और मजलर का सिद्धांत है, मजलर का सिद्धांत इसमें बताता है घरेलू मूल्यों पर प्रशुल्क का प्रभाव। स्टोकलर सैमुअल्सन उपादान कीमत पर प्रशुल्क का प्रभाव। एमराइजिंग ग्रोथ उत्पादन और व्यवसाय में उत्पादन वृद्धि का प्रभाव हमें बताता है। स्टोकलर सैमुअल्सन रिबिंजकी पर में ये भी क्या है, दोबारा इस एग्जाम में फिर से पूछे गए हैं इन्हीं से क्वेश्चन। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में असमितीय सूचना की उपस्थिति में निम्नलिखित होता है। यानी कि जब असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, मार्केट असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो कौन सी इनमें से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम होगी, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो क्या है, नेगेटिव चॉइस यानी नकारात्मक चयन होगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, अतिरिक्त सीमांत लाभ में कमी आती है, जिससे संसाधनों की इकाई बढ़ती जाती है, इससे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, प्रधान अभिकर्ता समस्या। ठीक है, ये हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और डी जो है ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं इसके साथ। अब सिर्फ एक पार्ट और आएगा इसका, और उसमें पूरा पेपर जो है वो हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल के 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो, एक इकोनॉमेट्रिक्स का आई थिंक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उसको अलग से वीडियो में हम मैथ के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको अलग से
डिफाइन कर देंगे अलग एक वीडियो बना के। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।